नमस्कार। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम कर। मनोबुद्धिहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। नमस्कार। आज आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। उनको शतशः नमन करके आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। Now today is the last episode of this series, that is the 21 days series regarding the career choices in different fields. Do let me know if you want to have any discussion on any other careers available. Today's topic roughly would be revolving around the language Sanskrit. It's an old language. It depicts our culture, everything written down in manuscript form or transferred from generation to generation is in this language. So it's a important language, although people call that it's no longer relevant in modern times. But we would like to track down how and why it can be relevant for future generations. And why do Europeans and other people are studying this language? So we would go back to tracking the not origin of Sanskrit, but how it came about roughly, how it was visualized. Was it visualized, or how it came into existence per se? So yes, we would move further. अभी ये जो दो श्लोक मैंने कहे, ये आदि शंकराचार्य जी के लिखे हुए हैं। उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ट्रैक डाउन करना है हमें कि कब एक्चुअली था, बट रफली 509 BC अराउंड समवेयर उनका डेट ऑफ बर्थ ट्रैक होता है। पंचमी, वैशाख पंचमी के दिन उनका जन्म हुआ था। उन्होंने क्या किया दैट उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, 4 कोनों में इंडिया के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों में। और प्राइमरीली 4 मठ जो थे वो पुरी, श्रृंगेरी कर्नाटका में, फिर द्वारका और उत्तराखंड, ऐसे 4 डायरेक्शंस में मठों की स्थापना हुई। और हर एक मठ का एक महावाक्य है। तो प्रजानाम ब्रह्म ये ऋग्वेद का है, अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद का है, तत्त्वमसि सामवेद का है, और अयम आत्मानाम ब्रह्म ये अथर्ववेद का है। तो ये 4 महावाक्य 4 पीठों को देकर, और वहां पर इन वेदों को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए, उनके बारे में किस तरह से और अधिक शिक्षा ग्रहण की जाए, इसके बारे में काफी उन्होंने चर्चाएं की और उन्होंने इन मठों की स्थापना की। ये तो हुआ आदि शंकराचार्य जी के बारे में। उसके भी बहुत पहले से संस्कृत जो है वो यूजुअली जो हम बोलते हैं इट इज मौखिक रूप से बताया गया, मतलब याद करवा कर, जिसको आज हम मेमियोनिक गेम करके एक बोलते हैं, जिसको वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, तो उस स्टाइल से ये ट्रांसमिट हुआ। मौखिक के बाद में जब ये लिखित स्वरूप में आया, तो लिखित स्वरूप में इसकी जो स्क्रिप्ट थी, और उसके बाद इसकी जो स्क्रिप्टिंग हुई अलग अलग रीजन्स में, जैसे अगर हम तमिलनाडु की तरफ जाएं तो उस स्क्रिप्ट में संस्कृत लिखी गई। मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि गीता की स्क्रिप्ट जो है वो हम पॉपुलरली देवनागरी देखते हैं, लेकिन गीता तमिल में भी लिखी जाती है। गीता आजकल मॉडर्न बच्चों के लिए इंग्लिश में भी लिखी जाती है। तो संस्कृत ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो फोनेटिकली, ग्रामेटिकली काफी प्रिसाइज समझी जाती है। और इसलिए इसमें कोई वर्ड ऑर्डर नहीं होता है जैसे इंग्लिश में होता है। जो वर्ड है उसका वही मीनिंग होता है, कंटेक्चुअली उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो इसलिए ये काफी तौर पर ग्रामेटिकली परफेक्ट लैंग्वेज मानी जाती है। अब ये जो संस्कृत लैंग्वेज है, विथ रिलेशन टू दैट वी आर टॉकिंग टुडे, एज वी हैव सेड दैट वी आर टॉकिंग इन रिलेशन टू संस्कृत एज अ लैंग्वेज एंड व्हाई टू लर्न इट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जब हम लोग पढ़ रहे थे, या मेरी बेटी भी पढ़ रही थी, उसने भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज लिया था संस्कृत, तो मेघदूतम जब हम पढ़ते हैं तो मेघदूतम की कहानी क्या कहती है कि कालिदास जी जो उज्जैन के रहने वाले थे, तो उन्होंने एक संदेशात्मक काव्य लिखा, जहां पर यक्ष जो है, जो कुबेर के यहाँ काम करता है, और उसको किसी कारणवश देश निकाला, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे दे दिया गया। और फिर उसकी पत्नी जो कैलाश के आसपास हिमालयन रीजन में रहती थी, उसको वो मेघों के थ्रू संदेश भेजता है।
तो ये जो संदेश था, ये जो ट्रैक था कि मेघ किस तरह से जाएँगे, तो मॉनसून जो ओरिजिनेट हो रहा है केरला से और वो इस तरफ बढ़ रहा है, तो पूरे मेघों का ट्रैक किसी वैमानिक ने, किसी पायलट ने किया एंड ही फाउंड इट टू बी करेक्ट ट्रैक, दैट वो जो ट्रैक मेघदूतम में डिस्क्राइब किया है कालिदास ने उस टाइम, वो पूरा ट्रैक करेक्ट है। तो इसलिए भी पढ़ी जाए लैंग्वेज। फिर और क्यों पढ़ी जाए ये लैंग्वेज? तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर संस्कृत में रामायण हम पढ़ते हैं और उसमें अगर पुष्पक विमान का वर्णन आता है, तो हम जब विमान बोलते हैं तो ये रिसर्च का विषय है कि विमान विद्या थी क्या उस समय? हम उस पुष्पक को विमान बोल रहे हैं, वो स्टार्ट कैसे होता था, उसकी आवाज़ कैसे आती थी? ये सारे डिस्क्रिप्शन है। तो इनको डिसिफर करना, इसके ऊपर रिसर्च करना ये बहुत ज़रूरी है। फिर और संस्कृत क्यों पढ़ी जाए? तो इसका जो फोनेटिक्स है ना, उसकी वजह से हम बाकी के सारे लैंग्वेजेस बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं या उच्चारण कर सकते हैं। क्योंकि दंतव्य, उष्ठव्य इस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है वॉवेल्स का और कॉन्सोनेंट्स का इस लैंग्वेज में। तो अब जब ये लैंग्वेज हम पूरी तरह से व्याकरण की दृष्टि से परफेक्ट तरीके से करते हैं, तो एक और मजेदार बात मैंने ये देखी कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है, उसने तमिल में लिखी हुई गीता पढ़ रहा है, एक इंग्लिश में लिखी हुई गीता पढ़ रहा है, एक देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई गीता पढ़ रहा है। लैंग्वेज तीनों की संस्कृत है, तीनों की स्क्रिप्ट डिफरेंट है, लेकिन उच्चारण सबके सेम। अब ये किस तरह से पॉसिबल है? क्योंकि संस्कृत की ये जो भाषा है, जिसको कहा जाता है कि जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, उसमें फोनेटिक्स भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि इसका आपको इसी तरह से उच्चारण करना है। कोई एक विशिष्ट शब्द है, उस वक्त आपकी जीभ जो है वो ऊपर टच होनी चाहिए, जैसे अ, उ, म कहा जाता है। तो ओम के ये जो 3 भाग हैं, तो बोलते हैं, उ बोलते हैं और म बोलते हैं। तो ये तीनों शब्द अलग-अलग तरीके से उच्चारित होते हैं और वो स्पष्टता से कहे गए हैं कि आपको इसी तरह से उनका उच्चारण करना है। तो जब इतनी स्पष्टता किसी के ग्रामर में, किसी भाषा की फोनेटिक्स में होती है, तो वो भाषा जैसी बोली जाती है, वैसे ही लिखी जाती है और इसलिए वो काफ़ी अंशों तक परफेक्ट होती है। और इस वजह से जब हम अपनी जीभ को इस तरह से सारे एंगल से घुमाने के आदी हो जाते हैं संस्कृत के वर्सेस बोल के या याद करके, तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए हमें तकलीफ नहीं होती। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है संस्कृत के फोनेटिक्स का। और दूसरी बात, हम जब इसको याद करते हैं तो इसके जो शब्दों के आघात हैं, वो शरीर के एनर्जी पॉइंट्स पर जाते हैं और इसकी वजह से भी मेमोराइजेशन में जो ईज़नेस ऑफ मेमोरी होती है वो भी इंक्रीज होती है। तो ये हो गए कुछ एंगल्स जिसकी वजह से हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। अब संस्कृत में करियर के क्या ऑप्शंस हैं? चलिए, हमने सोचा कि हम संस्कृत पढ़ते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये तो हो गया एक हॉबी का पार्ट या क्यूरियोसिटी का पार्ट। क्योंकि ये संस्कृत में जो फिलॉसफी डिपिक्टेड है या वेद हम कहें कि संस्कृत पढ़ने से वेद समझ में आएँगे हम, उसकी ओरिजिनैलिटी से समझ में आएँगे। अभी जो ये सारी चीज़ें हैं, ये ट्रांसलेटेड भी अवेलेबल हैं इंग्लिश में, लेकिन वो ओरिजिनल मीनिंग के पास नहीं जा पाते हैं। क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए उतने पावरफुल वर्ड्स ही नहीं, जितने कि संस्कृत में है। इसका मैंने एक टेड टॉक देखा था एक छोटे से बच्चे का जो यूएस की एक यूनिवर्सिटी में टेड टॉक दे रहा था, मैं चाहिए तो लिंक दूँगी नीचे। सो ही वाज़ ब्यूटीफुली एक्सप्लेनिंग एंड ही हैज़ गॉट हिज़ ओन संस्कृत टीचिंग चैनल in US. So what he was trying to say is that different universities are nowadays teaching Sanskrit and people are learning it because of the vastness of the literature available. इन संस्कृत में नालंदा विद्यापीठ के जलने के बाद भी जो लिटरेचर अवेलेबल है, बाकी जो ओल्ड लैंग्वेजेस है जैसे ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई, इनके कंबाइंड लिटरेचर से भी बहुत बड़ा है। और इसमें बहुत 5% केवल देवताओं के वर्णन है। बाकी सारा इसमें साइंस है, मैथ्स है, कल्चर है, पोयम है, ड्रामा है। ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंड अगर आपको ओरिजिनैलिटी में करना है, तो संस्कृत लैंग्वेज पढ़ना, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ने का, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन लिंग्विस्टिक्स। ये हो गया कोरिलेशन, इंटररिलेशन। अब इसमें करियर्स क्या हो सकते हैं? तो जैसे हमने देखा दैट फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर टीचिंग दिस लैंग्वेज, सो टीचिंग इज वेरी one of the very important professions if you learn this language, as goes true with all the languages. Apart from this, there are many manuscripts, and 60,000 around manuscripts are there, and they are lying there waiting to get researched. So this is very important area which people can take up.
that is researching those manuscripts. उस वक्त की लैंग्वेज क्या थी, उसमें क्या कहा गया है, एटलीस्ट उसको डिजिटाइज करके. अभी भंडारकर प्राच्य विद्या निकेतन में पुणे में तो सारे स्क्रिप्ट्स डिजिटाइज हो गए हैं और वो फ्रीली अवेलेबल भी हैं. So anyone can have them and they can have their career in this area as well in research. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है इनका रिसर्च करना, इनकी फाइंडिंग्स को दुनिया के सामने लेके आना. Now, people always say that Germans are taking all these manuscripts to their universities and they are working hard on them. But I always feel that what we can do, they cannot, because कल्चरल अलाइनमेंट हमारा है उस लैंग्वेज के साथ, जिसको हम कहते हैं संदर्भ सहित व्याख्या. तो बिना संदर्भ जाने वो लोग सिर्फ उसका फेशियल ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन उसके डेप्थ में नहीं जा पाते. So we must try to go into the depth of that language, and if at all to do so, we have to learn the language. Not that they will learn the language and we are simply happy saying that they are learning our language. But what about us? We also should learn the language, and we will be the best analyzers of the things which are written into that language. तो अभी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मौखिक रूप से हमारे तक आई और उसके बाद उसकी स्क्रिप्टिंग हुई, और स्क्रिप्टिंग होने के बाद फिर उसका ज्यादा से ज्यादा प्रसार हुआ, लेकिन तब तक ये बोली जाती थी और बहुत पॉपुलरली बोली जाती थी. तो दो करियर ऑप्शंस हो गए इसमें. वन इज teaching, another is manuscripting, third one is research, and translation is, with the manuscript comes the translation, that you should be able to translate it. तो अब क्या हो रहा है कि दो लैंग्वेजेस आपको मिनिमम आने चाहिए, एक आपकी संस्कृत हो गई और एक कोई भी एक लैंग्वेज, बी इट हिंदी, मराठी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, एनी लैंग्वेज. One more language you must learn so that you can translate from Sanskrit to that language. So translation is a very big thing out there, available for every one of us, those who are lovers of Sanskrit. ये तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. दूसरी बात, अगर इस भाषा में हम याद करते हैं तो हमारी जीभ साफ होती है, ऐसा जो बोला जाता है ना, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस, कि इसको लिख कर रखा गया है कि कौन सा शब्द आपको ओष्ठव्य है, मतलब बंद करके ओठों को बोलना है. तो ये सिस्टमैटिकली रिटन डाउन है, और इतना स्पेसिफिक व्याकरण और किसी भी लैंग्वेज का नहीं है जिसमें फोनेटिक्स के ऊपर इतना भर दिया गया हो कि आपको इसी तरह से इस शब्द का उच्चारण करना है. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विथ रिगार्ड्स द लैंग्वेज. अभी संस्कृत का जो फ्यूचरिस्टिक रोल है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि इसका फ्यूचरिस्टिक रोल क्या है. तो संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. फिर संस्कृत एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यूपीएससी एग्जाम में ले सकते हैं. मतलब जिन लोगों को संस्कृत आती है वो लोग सोचते हैं कि अरे संस्कृत लेके आगे क्या करेंगे, लेकिन मेरा ड्रीम तो यूपीएससी में जाने का है. देन टेक संस्कृत बिकॉज इट्स अ स्कोरिंग लैंग्वेज, पीपल इजीली टेक इट, और आपका अगर नैक है उसमें करने का, देन यू कैन टेक इट एज अ सब्जेक्ट इन इट, बिकॉज इट्स अवेलेबल सब्जेक्ट इन यूपीएससी. एंड ऑलमोस्ट 14 universities in Germany are nowadays teaching Sanskrit as a language. They have a small department which teaches. तो अभी current scope क्या है? Spirituality, understanding old texts, meditation, understanding history of the world, because India is related somewhere in linguistic way भी हम लोग निकाल रहे हैं कि कौन सी भाषाएं जो हैं वो संस्कृत के पास आती हैं. So in the and linguistic history of the world, दो टाइप की हिस्ट्रीज होती हैं. तो उसमें से लिंग्विस्टिक हिस्ट्री की कौन सी भाषा का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे बाद में क्या हुआ, ये रिसर्च एरियाज हैं. और फ्यूचर स्कोप में लैंग्वेज ऑफ मशीन के ऊपर रिसर्च चल रहा है. इट इज एट द वेरी नेसेंट स्टेज स्टिल, कि इसको फ्यूचर में हम लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज इंग्लिश इज ऑलरेडी द लैंग्वेज एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 and 1. So yes, people are trying to research on that, then whether it can be a programming language, etc. These are the future scopes. उसके बाद scientific community all across the world have understood the importance of this, because if some research has been already done, और वो क्या है ना, बहुत कंसाइज फॉर्म में है, जो भी कुछ लिखा हुआ है सूत्रबद्ध है, सूत्रों के फॉर्म में है, और उसको डिकोड करना अपने आप में एक वही आदमी कर सकता है जो साइंस भी जानता है और लैंग्वेज भी जानता है. तो जो कुछ साइंटिफिक लिटरेचर लिखा हुआ है संस्कृत में, उसको केवल संस्कृत जानने वाला भी डिकोड नहीं कर सकता,
और केवल साइंस जानने वाला भी डिकोड नहीं कर सकता। जो व्यक्ति दोनों चीज़ों को जानता है, जिसको कंप्यूटर साइंस भी समझ में आता है, संस्कृत भी समझ में आता है, जिसको मैकेनिक्स समझ में आता है और जिसको संस्कृत समझ में आता है, ओनली दैट पर्सन विल बी एबल टू डिकोड व्हाट इज़ रिटन इन दोज़ सूत्रास और सूत्रास के फॉर्म में जो कुछ भी कुछ लिखा हुआ है। अभी ईसीसी दैट इज़ एरर करेक्टिंग करेक्शन कोड फॉर बाइनरी डेटा, इसके ऊपर भी काम चल रहा है, जैसे फ्यूचरिस्टिक रोल हमने अगर देखा तो। साउंड्स इसलिए क्या हो रहा है, अभी साउंड्स आर आल्सो प्रिजर्व्ड अलोंग विद द टेक्स्ट्स, अगर हमको ये सब करना है तो। अभी एक रिक ब्रिक्स करके थे जो नासा में इंजीनियर थे, उन्होंने 1985 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस वो आर्टिकल का भी उस टाइम काफी बोलबाला हुआ था कि संस्कृत इज अ फ्यूचर कंप्यूटेशनल लैंग्वेज एक्सेट्रा, बट स्टिल वी आर इन द nascent stage of research. We means all of us, including India and everyone is in the nascent stage of research. So right now there are no evidences regarding this particular thing, that कहाँ पहुंचे हैं हम लोग research area. So this is about Sanskrit. And then अभी हमारी जो language है उसका कहाँ पर representation है, where do we stand? तो 30 मैनस्क्रिप्ट्स जो हैं ऋग्वेदा के, वो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखे हुए हैं, और जो उनमें से ओल्डेस्ट है दैट डेट बैक्स टू 1464 बीसी, और उसको ऐड किया गया है यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है उसमें उसको ऐड किया गया है, एंड इट डेट्स बैक टू 1464 बीसी। सो ये इम्पोर्टेंस है। अभी एनवायरमेंटल रेफरेंसेस या बाकी के सारे बहुत सारे रेफरेंसेस हमको इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू मिलते हैं, तो इसलिए हमें संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, I think I don't believe in that, because it's a very much upcoming and robust language. It's not going to die so easily. So, and as a secondary career, you can, maybe you cannot have a primary career in that, but as a secondary career, yes, definitely Sanskrit can be put forth, it can be taken forward. So this is the last episode. So as a summation, I would like to thank all my viewers. I have been getting many questions based on, like today I have received one or two inquiries regarding the career in gaming. So where to find, what are the universities, where to go, whether in India or abroad, or what are the competitive exam for School of Design. So because product design and this areas I haven't touched yet, and I'll be shortly covering pharmacy. So we will go to pharmacy because with the medical stream as my favorite stream, I have covered many things like Ayush, all the 5 pathies I have covered, but I haven't yet covered pharmacy. And along with that, I'm going to cover all the paramedical stuff also. So yes, do let me know what are your questions on this particular topic or any other area. Like in liberal arts, I'm getting very inquiries regarding the photography aspect of that art, how it can be taken up as a career and how lucrative it is. So yes, all these things are coming up very shortly. And so for today, signing off, and we'll meet once in a week henceforth. So good night to all of you. Thank you.